नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड का इस साल का बजट पेश हो गया है और इस साल 1,01,034 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया गया है। पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये बजट नमो पर आधारित है, जिसमें एन का मतलब है नवाचार, ए का मतलब है आत्मनिर्भर, एम का मतलब महान विरासत और ओ का अर्थ है ओजस्वी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट भविष्य का रोड मैप है। बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस है। इसमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटक और आयुष है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इस साल से शीतकालीन चारधाम यात्रा का आयोजन किया गया है और राज्य में सफल नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमारा यह बजट अंग्रेजी भाषा के 4 वर्ण एन, ए, एम और ओ यानी नमो यानी नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत व ओजस्वी से समझा जा सकता है। समझने वाले के लिए इशारा काफी। सर्वप्रथम नमो के प्रथम बिंदु एन अर्थात नवाचार की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध व विकास, नई प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर नवाचार को नए आयाम दे रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नवाचार की व्यापक प्रेरणा के लिए विभिन्न विभागों में गेम चेंजर योजनाओं के चिन्हीकरण एवं क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार से प्रेरित कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट आईडी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस योजना के क्रियान्वयन से लाभार्थी परक योजनाओं का बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति एवं पारदर्शी संचालन होगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के इस साल के बजट का ऐतिहासिक इसे करार दिया है। सीएम धामी ने कहा कि यह बजट हमारी प्राथमिकता और संकल्प को दिखाता है। सीएम ने कहा कि राज्य के पहले बजट की तुलना में यह बजट 24 गुना बढ़ा है और इस बार इस बजट को नमो थीम पर बनाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि बजट को लीकर से हटकर बनाया गया है, लीक से हटकर बनाया गया है और ये बजट नहीं, आदर्श उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है। विकल्प ही संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। हमने इसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है। और पुष्कर धामी सरकार के बजट को सांसद अजय भट्ट ने शानदार बताया और कहा कि सीएम धामी राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनते ही जा रहे हैं और अब शानदार बजट ने इसे एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अभी तक का सबसे बड़े अमाउंट का ये बजट है। 1 लाख करोड़ रुपए, ये कम नहीं होता है हमारे राज्य के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी धनराशि है, जिसमें मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना तक का ध्यान दिया गया है। यानी कि सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी,
कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं करी है, जिसको हमारे यहाँ के शब्दों में छक्कल बक्कल जो कहते हैं, इस टाइप का बजट हमारी सरकार ने पेश किया है। और बजट पर नेता विपक्ष यशपाल आर्य की भी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि बजट निराशाजनक है, इसमें किसान, युवा, रोजगार की कहीं कोई बात ही नहीं है। यशपाल आर्य ने कहा है कि शब्दों की जादूगरी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। देखिए, दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट है, और जो पिछले बजट में इन्होंने वायदे किए थे उसकी रिसाइकलिंग है। पुरानी बोतल में नए शरबत को पेश किया गया है, जन भावनाओं की अनदेखी की गई है। और विधानसभा में राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी रखी गई। इसमें राज्य की विकास दर 6.61% बताई गई है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान 46.01% आंका गया है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 44.65% है, जबकि कृषि सेक्टर का योगदान सबसे कम 9.34% रहा है। राज्य में पर कैपिटा इनकम बढ़कर 2,74,000 हो गया है, जो कि साल 2023-24 की तुलना में 28,000 ज्यादा है। राज्य को विभिन्न सोर्सेस से प्राप्त होने वाली आय 60,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। जीएसटी और वैट से राज्य को 12,054 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। और उत्तराखंड विधानसभा में गुरुवार को डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा भी उठा, तो स्वास्थ्य मंत्री को विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी घेरा। सवाल कोऑपरेटिव कमेटियों में बंट रहे फ्री लोन पर भी उठ रहे हैं। वहीं मंत्री धन सिंह ने कहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ये कहना ठीक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो ना के बराबर है। प्रश्नकाल में इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने सवाल उठाए। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने अपने जिले में स्वास्थ्य का खस्ता हाल बताया, तो चमोली, देहरादून और रुद्रप्रयाग के विधायकों ने भी यही रोना रोया। मंत्री धन सिंह रावत ने भरोसा दिलाया है कि अगले 3 साल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर भर दिए जाएंगे और धीरे धीरे हाल सुधरेगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के जो ये स्वास्थ्य केंद्र केवल रिफर सेंटर के रूप में रह गए हैं, क्या इन सेंटरों में फिजिशियन और के साथ साथ फिजिशियन और सर्जन और वहां पे टेक्नीशियन, इनकी व्यवस्था सरकार करेगी और कब तक? कुछ अस्पताल 2009-10-11 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उनका भवन निर्माण हुआ था, लेकिन अभी भी उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में सर्जनों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसमें मेरा क्षेत्र भी है। ऊखीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन उसमें सर्जन अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरी विधानसभा डोईवाला में उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति हुई थी और रायपुर में भी उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति हुई थी, और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र इन दोनों उप जिला चिकित्सालय के काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं अपने उपचार के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां पर डॉक्टरों की कमी है बहुत लंबे समय से, वहां पर तो कब तक डॉक्टरों की नियुक्ति हो पाए? हमारे राज्य में अध्यक्ष जी लगभग 48 से लेके 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। मैं सदन में कह रहा हूं, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी दोहरा रहा हूं, और इसको हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लगभग 40 से ज्यादा डॉक्टर पीजी करके आने वाले हैं एक 1.5 महीने में। अगले साल ये संख्या जो है 80 से लेकर 100 तक आने वाले हैं। हम 3 साल में अपने राज्य में 100% जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं।
वहीं 0% ब्याज पर उत्तर प्रदेश के लोगों को लोन बांटने का आरोप हरिद्वार के विधायक वीरेंद्र जाती ने लगाया। वीरेंद्र जाती ने कहा कि लोन बांटने के नाम पर कोऑपरेटिव कमेटी बंदरबाट कर रही है, तो मंत्री धन सिंह रावत ने जांच करके अफसरों पर कार्रवाई की बात भी कही है। जनपद हरिद्वार की मैं बात करूंगा। प्राय जनपद हरिद्वार में ये देखने को आता है कि सहकारिता में माननीय मंत्री जी बिना ब्याज के ऋण देते हैं, इसके लिए धन्यवाद भी। लेकिन प्राय ये ऋण गलत तरीके से अपने अपने लोगों को बांट दिया जाता है। और हमारे उत्तराखंड प्रदेश का ऋण उत्तर प्रदेश के लोगों तक को बांट दिया जाता है। सवाल शिक्षा और संस्कृत शिक्षा पर भी आए तो शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने की कोई पॉलिसी न देश में है न प्रदेश में। संस्कृत शिक्षा की कोई पॉलिसी बनाने का प्लान भी नहीं है। वहीं 5 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी स्कूल में 2 टीचर रहेंगे ताकि बच्चों को कोई नुकसान न हो। उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों पर सवाल उठते रहे हैं, पर राज्य बनने के 25 साल बाद भी हाल सुधरने के सिर्फ दावे ही हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देहरादून विधानसभा में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी बेड़ियों के साथ पहुंचे। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को बेड़ी में लाने का कांग्रेस विधायक ने विरोध जताया है। कापड़ी ने कहा, भारतीय नागरिकों को बेड़ी में लाने से भारत का अपमान हुआ है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कैसे वो बेड़ी में पहुंचे थे और एक अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया था। और लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने गुरुवार को विधानसभा का घेराव किया और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़े, पुलिस ने नेहरू कॉलोनी में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लिव इन रिलेशनशिप को देवभूमि की परंपराओं के खिलाफ बताया और कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जनमत करवाकर राष्ट्रपति को पत्र लिखेगी और लिव इन की मान्यता रद्द करवाने के लिए संघर्ष करेगी। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला घायल हो गई। इसके बाद उन्हें पहले जिला अस्पताल और फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है और उसमें बहुत सारे कमियां हैं। आपने रजिस्ट्रार को पावर दे दी कि वो रजिस्ट्रेशन हाँ कहे या ना कहे। आपने उसको 15 दिन के अंदर अगर आपने अप्लाई कर दिया कि आप मुझे अलग रहना, 15 दिन के अंदर आपको अलग रहने की परमिशन दे देगा। तो ये बड़े गंदे नियम हैं और कोई माँ बाप, कोई परिवार उत्तराखंड का ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी या उसका बेटा बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाए अलग रहे। और मुख्यमंत्री ने विपक्ष के लिव इन रजिस्ट्रेशन पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लिव इन हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन ये पहले से चलता आया है और महिलाओं को अपराधों से बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी को विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है, जिस पर डीडी हाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल का हास्यास्पद बयान आया। उन्होंने कहा कि कई बार पूर्व विधायकों की इतनी आर्थिक तंगी हो जाती है कि उन्हें बीड़ी भी दूसरों से मांगकर पीनी पड़ती है और पेंशन में बढ़ोतरी उनका हक है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। पूर्व विधायकों के आप देखेंगे ना, उनके हालात वास्तव में उनका जो खर्चे हैं वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं।
क्योंकि मैंने देखा कि पूर्व विधायक पहले एक दूसरे के थे, शुरू में देखो बीड़ी भी दूसरे से मांग के पीते थे। इस प्रकार से विधायकों के जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और इसी पर निर्भर रहता है जो कर। तो पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की न्यायिक रिमांड 7 दिन बढ़ा दी गई है, यानी चैंपियन को अभी कुछ और दिन जेल में गुजारने होंगे। हालांकि चैंपियन फिलहाल जेल में नहीं है और हरिद्वार जिला अस्पताल में इलाज के बहाने जबरदस्ती रुके हुए हैं। डॉक्टर्स उन्हें फिट बोल रहे हैं, लेकिन चैंपियन अस्पताल से जाना नहीं चाहते। शनिवार देर रात लूज मोशन की शिकायत के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि 2 दिन बाद चैंपियन की तबियत में सुधार होने के बाद उन्हें रेफर और डिस्चार्ज भी कर दिया गया। हालांकि चैंपियन ना हायर सेंटर गए, ना ही अस्पताल छोड़ा और अभी तक अस्पताल में ही जमे हुए हैं। तो देखिए, जबरदस्ती बताया जा रहा है कि वो रुके हुए हैं हॉस्पिटल में किसी न किसी बहाने से। हालांकि डॉक्टर्स उन्हें पूरी तरीके से फिट बता रहे हैं। और उत्तराखंड में आज से एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में जमकर स्नोफॉल हुआ और पूरी केदारनाथ घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। पहाड़ में अचानक मौसम बदला है, बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम अभी बंद है, लेकिन धाम में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और इस समय धाम में पुनर्निर्माण के काम भी चल रहे हैं, जो कि इस बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। स्नोफॉल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहाड़ों में कैसे अचानक से मौसम बदल गया है और जमकर बर्फबारी हो रही है। और दाएं बाएं का भी ले लेना। और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री, गंगोत्री में जमकर बर्फ गिरी है। ताजा तस्वीरें हर्षिल और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली से सामने आई, जहां बर्फबारी हुई है। मौसम के बदले रुख से ठंड पूरे जनपद में महसूस की जा रही है। तो गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद धाम में बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। धाम बर्फबारी के बाद पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी के लास्ट में बर्फ गिरने से पहाड़ों में कड़ाके की ठंडी बर्फ फिर से लौट आई है। और उत्तरकाशी में मां गंगा की शीतकालीन प्रवास मुखबा में भी भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पूरी घाटी ढक गई है बर्फ से। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 27 फरवरी को पीएम मोदी का मुखबा आने का कार्यक्रम भी है। वहीं पीएम के दौरे से पहले धाम में जमकर बर्फ गिरी है। और पर्यटक स्थल चक्राता की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम ने अचानक से करवट बदली। निचले इलाकों में रिमझिम बारिश, तो पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता के लोखंडी बुधेर, कानासर, मोइला टॉप समेत सभी ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से पहाड़ की ये सभी चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। चक्राता की ऊंची चोटियों पर जहां इस बर्फबारी से बागवानी करने वाले किसान काफी खुश हैं, वहीं होटल व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि जब तक बर्फबारी से पहाड़ की ये चोटियां सफेद रहेंगी, तब तक देश भर के पर्यटक ज्यादा संख्या में चक्राता बर्फबारी का दीदार करने के लिए रुख करते रहेंगे। और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब समेत विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड भी लौट आई है। तो वहीं जो पर्यटक इन दिनों पहाड़ घूमने आए हैं, उनके लिए बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं। फरवरी के महीने में पहाड़ों में पिछले साल तक कम ही बर्फबारी हुई है, लेकिन इस साल अचानक मौसम बदलने के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो गई, जिससे जो नजारा है बेहद ही खूबसूरत हो गया है।
औली में बर्फबारी होने से नजारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए औली पहुंच रहे हैं। जहां बर्फबारी के महीने में गर्मी का एहसास होने लग गया था, वहीं अचानक मौसम बदलने से एक बार फिर से पहाड़ों में रौनक लौट आई है। बर्फबारी होने से स्थानीय लोग काफी प्रसन्न हैं। तो चमोली जिले में हुई बर्फबारी से औली जोशीमठ रोड पर पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर सी जम गई है, जिसकी वजह से कई पर्यटकों की गाड़ियां भी फंसने लग गई हैं। हालांकि बाद में गाड़ियों को किसी प्रकार निकाला गया, लेकिन पर्यटकों को थोड़ी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। नागपुर से है जी, और हमारी दो गाड़ी ऊपर फंस गई है औली में। हमारे जो जिप्सी वाले भैया हैं राजा, वो इतनी हेल्प हम लोग की कर रहे हैं, जो हम लोग को बहुत सेफली हम लोगों को नीचे तक पहुंचा रहे हैं। हम पहाड़ से ही है, बट इतनी बर्फ गिरते हुए और इतनी ज़्यादा बर्फ गिरते हुए कभी नहीं देखा। ऊपर तो बहुत ही अच्छा है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख भी तय हो गई है। इस साल 25 मई को पवित्र गुरुद्वारे के कपाट खोले जाएंगे, इसकी घोषणा कर दी गई है। वहीं प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब भी बर्फ से पूरी तरह पटा हुआ है। धाम के चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार के साथ हुई बैठक में आज ये फैसला लिया गया है कि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष यात्रियों के लिए 25 मई से खोल दिए जाएंगे। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।